26 जुलाई 1974 के दिन एक 12 साल की लड़की अपने डॉग के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ मैसाचुसेट्स के किनारे बने समुद्र के पास मिट्टी के टीलों पर घूम रही थी। पूरा परिवार यहाँ अपना मजे से शाम बिता रहा था और तभी उनके डॉग को एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई। वो डॉग उस स्मेल का पीछा करते करते इस परिवार से दूर भागने लगा और भागते भागते एक मिट्टी के टीले के पास जाकर रुक गया और वहां जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। अब इस तरह से अपने डॉग को भौंकता हुआ देखकर ये परिवार परेशान हो गया। उसे वो बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्योंकि दूर जा चुका था और बार बार भौंके जा रहा था, तो सोचा इस परिवार ने कि क्यों ना वो उस डॉग के पास जाकर देखे कि आखिर यहाँ मैटर क्या है और ये उनका डॉग इतनी तेजी से क्यों भौंक रहा है। तीनों लोग धीरे धीरे चलते हुए यहाँ अपने डॉग के पास पहुंचे और जो वहां उन्होंने देखा, यकीन मानिए उसे देखकर उनका दिल दहल गया। जी हाँ, यहाँ पर मौजूद थी एक लड़की की लाश। क्या रहस्य था इस लाश का और कैसे इस लाश के रहस्य को सुलझने में पूरे 50 सालों का समय लग गया, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। खैर, जैसे ही यहाँ पर वो तीनों लोग पहुंचे, उन्होंने लाश को देखा। उन्होंने लाश को टच नहीं किया और उसे निकलने वाली बदबू की वजह से वो उसके पास भी जा नहीं सकते थे। पता नहीं उनका डॉग वहां कैसे बार बार उसको स्मेल करके भौंके जा रहा था। तुरंत यहाँ पर वो बच्ची का पिता पास ही मौजूद एक पार्क रेंजर के पास गया और उसे जाकर बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ एक मिट्टी के टीले के पास लाश पड़ी हुई है और आप प्लीज आकर देखिए। रेंजर अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर उस मिट्टी के टीले के पास पहुंचा और उसे वो लाश दिखी। लाश देखकर वो रेंजर भी बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि ये लाश बहुत ज्यादा बदतर हालातों में यहाँ पड़ी हुई थी। इस लाश का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इसके शरीर को आधे से ज्यादा तो कीड़े मकोड़े खा चुके थे। इस लाश के शरीर पर मांस कम और उसके अंदर चलने वाले कीड़े मकोड़े ज्यादा दिख रहे थे। तुरंत यहाँ पर जो रेंजर्स पहुंचे थे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये लाश यहाँ पर कोई नई नहीं बल्कि काफी टाइम से यहाँ पड़ी हुई है। इस मिट्टी के टीले के पास से ही एक मेन रोड भी गुजर रहा था और इस रोड को देखकर वहां खड़े सभी ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर इस महिला की या फिर इस लड़की की मौत कहीं और हुई होगी या फिर इसको कहीं और मारा गया होगा और इसे जस्ट यहाँ पर लाकर इस मिट्टी के टीले पर डंप कर दिया गया। देखने से लग रहा था कि इस लड़की की उम्र कहीं ना कहीं 25 से लेकर 40 के बीच होनी चाहिए। इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जी हाँ, जिस हालत में इस लड़की की लाश पड़ी हुई थी उसमें उसका चेहरा नीचे की तरफ था, मतलब कि उसका चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था। उसके नीचे एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे लड़की उल्टी लेट कर धूप सेक रही हो बीच के किनारे। इसके अलावा उसके बराबर में ही एक नीले रंग की रैंगलर जीन्स पड़ी हुई थी और साथ ही यहाँ पर एक नीले रंग का ही स्कार्फ भी उसके सिर के पास ही पड़ा हुआ मिला। जब इस लाश को उठाते हुए रेंजर्स ने अपना काम किया तो उनको पता चला कि इस लड़की का चेहरा यानी कि जो सर था उसको 2 हिस्सों में काट दिया गया है। मतलब कि यहाँ उसको गर्दन से अलग नहीं किया गया था बल्कि ऊपर खोपड़ी से लेकर उसको बीच में से 2 हिस्सों से काट दिया गया था। सोचकर देखिए यहाँ इस लड़की की मौत कितनी ज्यादा भयंकर थी। खैर, इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तुरंत यहाँ पर डॉक्टर्स ने इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट किया और यहाँ पोस्टमार्टम में बताया कि इस लड़की के सिर के ऊपर भारी भरकम चीज से हमला किया गया था और उसी की वजह से इसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, दिमाग अंदर से 2 हिस्सों में कट चुका था और इसके अलावा खोपड़ी के अंदर मौजूद सारा सामान 2 हिस्सों में बट चुका था। जब इसकी बाकी की बॉडी को चेक किया गया तो ये पता चला कि इस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए कोई भी पलटवार नहीं किया, मतलब कि इसने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं किया, जिससे यहाँ 2 मतलब साफ हो जाते थे। या तो इस लड़की का हत्यारा जो भी था ये उसे जानती थी या फिर ये लड़की उस टाइम पर सो रही होगी जिस टाइम पर उसके ऊपर ये वार किया गया। और इससे भी हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि इस लड़की के शरीर से इसके दोनों हाथों को काट दिया गया था। ऑब्वियसली यहाँ पर हो सकता है उसके हाथों पर इसकी पहचान बताने वाला कोई टैटू वगैरह बना हुआ हो, इसका नाम वगैरह लिखा हुआ हो, इसलिए यहाँ पर उसके किलर ने इसके दोनों हाथों को काट डाला था। पुलिस ने आसपास बड़े पैमाने पर छानबीन करी लेकिन उनको इसका एक भी हाथ कहीं से बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा जब डॉक्टर्स ने इस लड़की के जबड़े की जांच करी तो यहाँ पता चला कि इस लड़की के कुछ दांतों को भी जानबूझकर यहाँ से बाहर निकाला गया है और इसका मतलब साफ यही था कि वो किलर इस लड़की के चेहरे की शक्ल को ही बिगाड़ना चाहता था ताकि जब पुलिस को ये लाश मिले और डॉक्टर जब इसके चेहरे की दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करें, इसको दोबारा बनाने की कोशिश करें तो उनको सही से इसकी पहचान ही ना मिल पाए। इसलिए यहाँ पर उस किलर ने अपना दिमाग लगाया और बहुत सही दिमाग लगाकर उसने परफेक्टली तरीके से इस लड़की के बहुत सारे दांतों को भी बाहर निकाल लिया था, जिससे इस लड़की के जबड़े की शेप चेंज हो चुकी थी। बेशक सन 1974 के आसपास डीएनए जैसी कुछ चीज होती थी लेकिन उस टाइम पर दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उस टाइम पर फोरेंसिक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी कि वो इस तरह से किसी की पहचान कर सके।
इसीलिए यहाँ पर पुलिस के सामने अब एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो इस लड़की की पहचान कैसे करें। अब क्योंकि यहाँ पुलिस को इस लड़की की पहचान नहीं मिल रही थी, पुलिस ने अपने पैमाने पर बहुत छानबीन करी लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उन्होंने मजबूर होकर इस लड़की का नाम लेडी ऑफ द ड्यून्स रखा। पूरे 5 दशकों का समय बीत गया। जी हाँ, तकरीबन 50 सालों का समय बीता और पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाया। सैकड़ों हजारों केसेस को खंगाला गया जिसमें इस तरह के किलर को ढूंढा जा सके जो किसी का भी शिकार इस तरीके से करता हो, उसके चेहरे को बीच में से काटा गया था। तो इस तरह के तरीके वाले किलर्स की पहचान यहाँ पुलिस कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आसपास के इलाके के में तकरीबन 100 मील तक हर घर में जा जाकर पुलिस ने पूछताछ करी ताकि सिर्फ इस लड़की की पहचान मिल सके, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने यहाँ लड़की के चेहरे को वापस जोड़कर उसके ऊपर क्ले से चेहरा बनाने की कोशिश की गई और अलग अलग आकार में जिस तरीके से इस लड़की का चेहरा बनाया जा सकता था उन तरह की फोटोज को तैयार किया गया और पब्लिक के सामने रखा गया और रिक्वेस्ट की गई कि इस तरह की लड़की को अगर कोई जानता हो या फिर इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की कोई गायब हुई हो तो प्लीज आप आकर हमसे कॉन्टेक्ट करें। लेकिन इतनी मेहनत भी रंग नहीं लाई। जिन लोगों को इस खबर के बारे में पता चला उन्हें लगने लगा था कि ये लड़की इस दुनिया में अकेली ही थी, इसे कोई नहीं जानता था, इसको किसी ने देखा नहीं था। तकरीबन 50 सालों का समय बीत गया और अब तक भी ऐसा ही लग रहा था कि इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाएगी और हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो ये बात भी पक्का थी कि कोई तो था इस लड़की को जो जानता था, जिसने इसकी जान ली हो और वो फ्रीली अपनी जिंदगी जी रहा हो। बट सभी इस लड़की को भूल चुके थे। समय बीतता गया और बीतते बीतते महीना आ चुका था अगस्त का और साल था 2015, जब एक आदमी दुनिया के सामने आया और उसने कहा कि मैं शायद इस लड़की को जानता हूं। जी हाँ, इस आदमी का नाम था जो हिल। असल में जो ने सामने आकर बताया कि वो जॉज नाम की एक मूवी देख रहा था और ये मूवी यकीन मानिए सच में बहुत बढ़िया है, हॉलीवुड मूवी है। मैं भी आपको कहूँगा जाकर इसे जरूर देखिएगा। और उसने यहाँ बताया कि जब वो इस मूवी को देख रहा था और जब इस मूवी की टाइमिंग तकरीबन 54 मिनट और 2 सेकंड की हो चुकी थी, तब यहाँ पर एक ऐसा सीन आया जिसके अंदर पब्लिक दिखाई जा रही थी और इसी पब्लिक के बीच में एक ऐसी लड़की उसे दिखी जो शायद यहाँ उसे लेडी ऑफ द ड्यून्स के जो कैरेक्टर पुलिस द्वारा बनाए गए थे बिल्कुल उसके जैसी लग रही थी। जरा आप वो सीन देखिए, आपको भी देखने से लग सकता है कि जो साइड में पुलिस द्वारा एक फोटो रिलीज की गई थी कि लेडी ऑफ द ड्यून्स कुछ ऐसी दिखती है और इसकी दूसरी साइड में मौजूद आप उस पिक्चर का सीन देख सकते हैं जिसमें 54 मिनट 2 सेकंड पर दिखाया गया यह सीन। इसके अंदर जो पब्लिक की भीड़ आपको दिख रही है उसके अंदर ही एक लड़की सफेद रंग का टॉप पहने हुए इधर उधर देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था इस लड़की का पहचान करने के लिए। बट यहाँ पर जो हिल का ध्यान गया इस लड़की के द्वारा पहने हुए एक नीले स्कार्फ के ऊपर, जो कि बिल्कुल ऐसा ही स्कार्फ यहाँ लेडी ऑफ द ड्यून्स की लाश के पास से मिला था। इसके अलावा मूवी में दिखाई गई इस लड़की ने भी यहाँ नीली रंग की रैंगलर जीन्स ही पहनी हुई थी। और अगर हम बालों को देखें तो दोनों के ही बाल यहाँ पर जो पुलिस ने दिखाए थे और इस मूवी में दिखाई गई लड़की के बाल लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। जब दुनिया को ये बात पता चली तो सभी ने इस मूवी के सीन के ऊपर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए कि मूवी के सीन कहाँ शूट हुआ था। तो ये सामने आया कि ये मूवी का सीन 25 मई 1974 के दिन मैनहैम्पशायर नाम के गाँव, जो कि अमेरिका का एक गाँव है, वहां शूट किया गया था। और ये दूरी लगभग 100 मील की थी जहां इस लड़की की लाश मिली थी और लगभग सेम ही वो टाइम था जब इस लड़की की मौत भी हुई थी। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से बात की गई, जो कि उस टाइम पर ऑब्वियसली काफी एज्ड हो चुके थे, लेकिन उनके बाकी के जो किरदार थे उनसे बात की गई और पूछा गया कि आखिर ये लड़की तुम्हारे सीन में कैसे आई। तो उन्होंने बताया कि ये जस्ट एक रैंडम सीन था, पब्लिक के बीच में फिल्माया गया था और हमें नहीं पता कि सीन के अंदर आखिर कौन कौन था और हमने ना ही उनमें से किसी की परमिशन ली थी इस सीन को फिल्माते हुए। हमने जस्ट कैमरा पब्लिक में रखा और ये सीन फिल्मा दिया गया था। बट फिर भी यहाँ उन्हें हिदायत दी गई कि आप इस सीन के अंदर मौजूद सभी लोगों की पहचान करें और हमें एक लिस्ट बनाकर दें कि आखिर इस सीन के अंदर कौन कौन था। यहाँ जो हिल सामने आए और उन्होंने बताया कि ये सच में एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस होगा अगर ये लड़की वही निकली तो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे यहाँ पर इस मूवी को लाखों करोड़ों लोगों द्वारा देखा गया और किसी ने यहाँ इस लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ उसी टाइम पर ये मूवी रिलीज हुई थी जिस टाइम पर इस लड़की की लाश मिली थी। यहाँ पर उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ मूवी रिलीज की गई थी और फिर भी यहाँ लोगों के माइंड में पुलिस ने एक इमेज बना दी थी कि इस तरह से एक लड़की की लाश मिली है और उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता है। फिर भी यहाँ लाखों करोड़ों में से किसी का ध्यान क्यों नहीं गया उसी टाइम पर कि ये लड़की उससे मिलती है। ये बात जब से जो हिल को पता चली, जो
हिल के दिमाग में 24 घंटे लेडी ऑफ द ड्यून्स ही घूमने लगी। मैंने आपको पिछली मेरी कई वीडियोस में बताया है कि आज के टाइम पर फोरेंसिक साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है और आज के टाइम पर अगर कोई विक्टिम यहाँ मिलता है, किसी की बॉडी वगैरह यहाँ मिलती है, तो उसके डीएनए को हम अपने डाटाबेस में डालकर उसके परिवार वालों की पहचान कर सकते हैं कि जिससे वो डीएनए मैच होगा ऑब्वियसली उसके वो परिवार वाला होगा। तो यहाँ जाकर उससे हम उसके परिवार वालों से पूछ सकते हैं कि ये कौन था और इसकी मौत क्यों हुई है। और फाइनली यहाँ बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल किया गया लेडी ऑफ द ड्यून्स की पहचान करने के लिए कि आखिर वो लड़की थी कौन। दिन आया 31 अक्टूबर 2022 का। अब तक यहाँ तकरीबन 50 साल बीत चुके थे। 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन 48 साल तो बीत ही चुके थे जब उस लड़की की लाश 48 सालों पहले वहाँ उस रेत के टीले के ऊपर मिली थी। और फाइनली 31 अक्टूबर 2022 के दिन इस लड़की की असल पहचान की गई और इसका असली नाम दुनिया के सामने आया। जी हाँ, इस लड़की का नाम था रूथ मरी टेरी। 37 साल की एक माँ जो कि टेनेसी अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन बदकिस्मती से हमें रूथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया और खासकर उसके अंतिम टाइम पर तो उसके साथ क्या हुआ था ये हम आज भी जानने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन जो पता चल पाया वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ रूथ का मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस को अपने रिकॉर्ड्स में मिला और उसके अंदर दिखाया गया था कि रूथ एक आदमी जिसका नाम रॉकवेल मोल्डोवन था उसके साथ इसकी शादी की गई थी और इस शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही यहाँ रूथ का मर्डर हो चुका था। अब पता नहीं यहाँ क्या कारण थे, बट यहाँ रूथ ने अपना गलत नाम अपने मैरिज सर्टिफिकेट में लिखवाया था और इतना ही नहीं, उसके पति ने भी यहाँ अपना गलत नाम उस मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर लिखवा रखा था। जी हाँ, उसके पति ने यहाँ अपना नाम रॉकवेल की बजाय रॉल लिखवाया और जब इस राउल और रॉकवेल के इतिहास को खंगाला गया तो समझ आ गया कि इसने अपना नाम गलत क्यों लिखवाया था। जी हाँ, जब इसके कच्चे चिट्ठे पुलिस अपने साथ लेकर बैठी तो पुलिस को पता चला कि इस रॉकवेल ने अपनी दूसरी पत्नी मैंजनीटा और अपनी सौतेली बेटी का मर्डर कर दिया था और ये वो टाइम था सन 1960 के आसपास का जब इसने ये कांड बैठाए थे। लेकिन बदकिस्मती से इस आदमी के खिलाफ इसके घर से कोई सबूत नहीं मिले। पता नहीं इसने इतना परफेक्ट क्राइम कैसे किया, या फिर उस टाइम पर पुलिस थोड़ी सी माल के नशे में थी। चाहे कुछ भी हुआ हो, यहाँ रॉकवेल के खिलाफ उस टाइम पर सबूत ना मिलने की वजह से कोई सजा कोर्ट उसे नहीं दे पाई। बट फिर भी हाँ, ये रॉकवेल पुलिस के उस टाइम पर सबसे प्राइम सस्पेक्ट में से एक था। इसके अलावा यही रॉकवेल सन 1950 में हेनरी नाम का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा, इन दोनों की किडनैपिंग में भी शामिल था और एक्चुअल में ये दोनों ही लोग इस दुनिया से जस्ट गायब हो गए थे। इनकी भी एक अलग ही कहानी है, वो मैं फिर कभी आपको किसी वीडियो में बताऊंगा जरूर। इनकी कहानी सच में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली है और इस केस के अंदर भी ये रॉकवेल प्राइम सस्पेक्ट पुलिस के लिए था। लेकिन फिर से रॉकवेल के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए यहाँ रॉकवेल को कोई सजा उस टाइम पर अदालत नहीं दे पाई। इतने सारे कांड करने के बाद यहाँ ये रॉकवेल अपना नाम राहुल बताकर रूथ के साथ शादी के लिए तैयार हो चुका था। अब इतने सारे कांड एक आदमी ने किए हों तो ऑब्वियसली इस कांड में भी यहाँ रॉकवेल का ही नाम सामने आएगा। बेशक अब पुलिस इसकी जांच में अब अपने हाथ आगे बढ़ा रही है, लेकिन अगर रॉकवेल ने ही सच में यहाँ रूथ का मर्डर किया था तो ऑब्वियसली वो कभी अपने इस किए की सजा भुगत नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि सन 2002 में ही रॉकवेल 78 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। बेशक अभी तक ऑफिशियली तौर पर ये केस सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस की मदद से ये केस लगभग सॉल्व हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ लड़की की पहचान हो चुकी है और दूसरा उसका पति जिसका इतिहास जब पुलिस को पता चला तो यहाँ ऑब्वियसली उसके ऊपर ही शक जाएगा कि उसी ने सब कुछ किया होगा। क्या सच में उस मूवी में दिखाई गई वो लड़की लेडी ऑफ द ड्यून्स यानी कि रूथ ही थी या फिर वो कोई और थी? अगर शायद वो कोई और होती तो जरूर ये लड़की खुद सामने आती या फिर इसके परिवार वाले कहीं तो कुछ तो सामने आता जो ये बता सकता कि नहीं वो लड़की नहीं थी। शायद हो सकता है यही लड़की मूवी वाली रूथ ही हो और इस मूवी में अपनी एक छोटी सी झलक दिखाने के कुछ टाइम बाद यहाँ रूथ का मर्डर कर दिया गया हो। अगर इस केस के बारे में कुछ भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इसी चैनल पर किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल इसकी जांच अभी भी जारी है, ये केस बंद नहीं हुआ है। खैर, अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता हो तो मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुष्मिता सरकार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।